सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगले पार्ट को लेके। पिछले पार्ट्स में मैंने अदर्स चैप्टर्स के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जितने भी उसको मैंने आपको बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा राज चैप्टर से कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने का क्या औचित्य है। मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट्स हमारा होता है उस पर डिप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। तो इसमें दो कारण होते हैं, एक तो होता है आंतरिक कारण और एक होता है बाह्य कारण। पहले हम लोग समझते हैं आंतरिक कारण क्या होता है। तो आंतरिक कारण हमारा वो कारण होता है जैसे कोई भी अगर मशीन या प्लांट कुछ भी अगर हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उससे जब प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें घिसावट के कारण क्या होता है, उसका मूल्य धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब उसकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये होता है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने का कारण कि इससे क्या होता है, हमारे संपत्ति का मूल्य धीरे धीरे कम होने लगता है और उसका जो उत्पादन क्षमता है वो कम होने लगता है। तो जब धीरे धीरे उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है जिससे हमारी लागत बढ़ने लगती है तो क्या करता है बिजनेसमैन, उस एसेट्स को बेच के एक नया एसेट्स ला देता है। ठीक है, और एक होता है बाह्य कारण। अब बाह्य कारण क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए मशीन्स आ जाती हैं जो कि कम समय में ज़्यादा उत्पादन करने लगती हैं, तो उस जगह भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पुराने एसेट्स को जो भी हमारा रहता है उसको बेच के उसकी जगह नया एसेट्स लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब अगर पुरानी संपत्ति जो हमारी है वो मान लीजिए प्रोडक्शन जितना भी कर रहा है, लेकिन नई मशीन जो आई उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं उसको बेच के नया मशीन लगा देते हैं जिससे हमारी लागत कम हो। क्योंकि लागत जब कम होगी तभी व्यापारी क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका ह्रास कोष पद्धति की विशेषता बताइए। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले ह्रास कोष पद्धति बनाया क्यों जाता है। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई एक प्लांट एंड मशीन अपने व्यापार में स्थापित करता है तो वो ये अपने दिमाग में बनाए रखता है कि कुछ समय के बाद ये मशीन जब हमारा काम नहीं करने लगेगा तो उसके लिए हमें एक नया मशीन चाहिए। मतलब जब इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस मशीन की जगह नया मशीन लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, एक अमाउंट जो है निर्धारित कर लेते हैं और उस अमाउंट को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालते हैं। मतलब लाभ हानि नियोजन खाते से एक निश्चित धनराशि निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, बाजार में जिस पे एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है वहां पे विनियोग कर देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं कि वहां से क्या होगा, ब्याज मिलता रहेगा। मान लीजिए मशीन हमारा 5 साल में क्या है, खत्म होने वाला है, 5 साल बाद हमें नया मशीन चाहिए। तो 5 साल के लिए वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लाभ हानि नियोजन खाते से निकालेंगे और उसको विनियोग कर देते हैं कि उस पैसे पे विनियोग पे मतलब जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे ब्याज मिलते मिलते क्या होगा, 5 साल के बाद नई मशीन खरीदने के लिए हमारे पास फंड तैयार हो जाएगा और 5 साल बीतने के बाद क्या होता है, उस विनियोग को बेच के नई संपत्ति जो है खरीद ली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला दिया हुआ है ह्रास एवं उच्चावचन में क्या अंतर है। तो ह्रास तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है, जब भी कोई मशीन आपकी चलती रहती है, प्रोडक्शन उससे होता रहता है, उत्पादन क्षमता, तो धीरे धीरे उसमें घिसावट के कारण क्या होता है, उसका दाम कम हो जाता है, इसलिए ह्रास लगाया जाता है। अब उच्चावचन क्या होता है इसको समझिए। इससे क्या होता है कि जैसे मार्केट में क्या है, इसी टेक्नोलॉजी का एक नया टेक्नोलॉजी बन के आया, मतलब मशीन का काम वही रहेगा लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे कि क्या होता है, कम लागत में बेहतर प्रोडक्शन होने लगता है। तो उस कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, उस परिवर्तन से उस मशीन का जो एडजस्टमेंट करते हैं वो हमारा उच्चावचन में आता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे भाषा में समझे तो उच्चावचन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट है, अब उसमें क्या है, परिस्थितियां जब बदलने लगती हैं और उसमें परिवर्तन आने लगता है तो स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य में क्या होगा, कमी या वृद्धि दोनों हो जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नई टेक्नोलॉजी, एक समय चल रहा था हमारे टेलीकॉम सेक्टर में 2G चल रहा था।
फिर उसके बाद 3G आया, फिर उसके बाद 4G आया। मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो ये क्या होता है, आपका वैल्यू जो है उसकी घटने बढ़ने लगती है। तो ये आपका आता है उच्चावचन में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ह्रास एवं अप्रचलन में अंतर बताइए। ह्रास अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो तो क्लियर है। आते हैं अप्रचलन। अप्रचलन मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसी चीज बाजार में आ जाती है जिससे कि पुरानी चीज का प्रचलन एकदम से बंद हो जाता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि पहले मार्केट में 2G चलता था, इंटरनेट जो भी सिम वगैरह चलता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब धीरे धीरे 5G भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि जब 4G और 5G आ गया तो 2G 3G का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अप्रचलन। अप्रचलन के कारण क्या होता है, एकाएक बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है, मतलब हानि उठानी पड़ती है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, 1-2 साल पहले, कि पहले मार्केट में जो बाइक्स चलती थी वो सिर्फ BS3 इंजन का चलता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब BS3 के कोई भी गाड़ी जो है 31 मार्च के बाद नहीं बेचा जाएगा, तो जितने भी स्टॉकिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया था, बाइक का दाम आधा आधा करके उसको बाजार में बेच दिया था, ठीक है। मतलब अब उसका चलन क्या होने वाला था, खत्म होने वाला था। तो 31 मार्च के पहले तक उन लोगों ने क्या किया, उन सभी एसेट्स को जो है जितने भी बाइक्स वगैरह थे उसको बेच दिया, क्योंकि 1 अप्रैल से क्या करना है, BS4 BS5 BS6 जैसे भी आता गया इंजन के मॉडल उसको जो है बेचना पड़ता उनको। तो ये सब जो हानि होती है वो होती है अप्रचलन, और अप्रचलन से क्या होता है, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है व्यापारी वर्ग को, ठीक है। अब इसके बाद आगे दिया है ह्रास लगाने के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ह्रास लगाने का उद्देश्य यही है सीधा सीधा कि क्या होता है, जब मशीन में चलाते चलाते उसमें घिसावट आने लगती है जिसकी वजह से मशीन पुरानी होने लगती है, तो हमको क्या करना है, ह्रास तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन को बेच के हमको फिर क्या करना है, एक नया मशीन खरीदना है, ठीक है। आगे दिया हुआ है स्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास की गणना कैसे की जाती है। चलिए इसको समझते हैं। तो स्थायी प्रभाग पद्धति में क्या होता है कि आपका जो भी ह्रास की राशि होती है वो बराबर होती है, और इसमें जो संपत्ति का मूल लागत होता है, मतलब जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, उसी पे हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। मतलब अगर मशीन 1 लाख की है और डिप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो हर साल हम क्या करेंगे, 1 लाख पे 10% के रेट से ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 10-10 हज़ार हर साल जो है चार्ज करते जाते हैं। इस विधि में क्या होता है कि आपका कुछ वर्ष मशीन उपयोग करने के बाद मशीन की वैल्यू 0 बच जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ नहीं बचती है और उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको सरल रेखा पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला जाता है इसको समान किस्त पद्धति, मीन्स हर साल क्या होता है, ह्रास की राशि जो होती है वो समान होती है। मूल लागत पद्धति भी इसको कहते हैं। मूल लागत मतलब हर साल इसमें क्या होता है, मूल लागत पे ही ह्रास लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ह्रास लगाने की क्रमागत ह्रास पद्धति का वर्णन कीजिए। अब क्रमागत ह्रास पद्धति क्या है, क्रमागत ह्रास पद्धति में आपका प्रति वर्ष जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा रहता है, मतलब एक वर्ष हमने ह्रास काटा, जैसे 1 लाख की मशीन है, 10,000 हमने ह्रास लगाया 10% के रेट से, तो नेक्स्ट ईयर हमारे मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, 90,000। तो अब क्या करेंगे, 90,000 पे 10% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और फिर कितना बचेगा आपका 9,000। जब डिप्रिसिएशन आ जाएगा तो 81,000 बच जाएगा मशीन की वैल्यू, फिर 81 पे 10% डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। मतलब क्रमागत ह्रास पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो शेष बचा रहता है उस पे जो है डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, मतलब ह्रास काटा जाता है। अब इसके बाद लास्ट जो है वो दिया हुआ है आपका ह्रास कोष पद्धति या सिंकिंग फंड क्या है, इस पर टिप्पणी करें। तो ह्रास कोष पद्धति क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई व्यापारी एक मशीन लगाता है तो उसको ये पता रहता है कि कुछ समय के बाद ये मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमको एक नया मशीन चाहिए इसकी जगह। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते से कुछ पैसा निकालते हैं, ठीक है, और वो पैसे की गणना की जाती है, जो आपका इंडेक्सिंग कॉस्ट दिया रहता है उस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और उतनी राशि प्रति वर्ष निकाली जाती है, और उसको क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में, जहाँ से कि निश्चित दर से ब्याज मिले। और उस ब्याज की राशि का भी निर्धारण इस तरीके से किया जाता है
कि आपका 5 वर्ष में अगर तैयार करना है तो 5 वर्ष में आपकी मशीन के बराबर फंड तैयार हो जाएगा, या तो 10 वर्ष में तैयार करना है तो 10 वर्ष में भी उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपका जितना फंड है उतनी व्यवस्था आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद क्या किया जाता है, उस विनियोग को बाजार में बेच के उस पैसे से एक नई मशीन खरीद ली जाती है। तो इस तरीके से ह्रास कोष पद्धति या सिंकिंग फंड जो है बनाया जाता है इस उद्देश्य से। ठीक है, तो इस तरह हमने ह्रास चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, मतलब टॉपिक थे जिसपे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आके उसको कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने के बाद वीडियोस को लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन या सुझाव है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।